डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन चल रहा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में रिलेशन आर इक्वल टू पी क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यानी रिलेशन आर को हमें सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? इसलिए करना पड़ेगा कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल टू 0 संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। उसके बाद दूसरा पार्ट में सिद्ध करना है कि बिंदु P से होकर जाने वाले, अगर बिंदु P मूल बिंदु ना हो, यानी मूल बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित हो, तो बिंदु P से होकर जाने वाले जो वृत्त होगा उसका केंद्र वो ही होगा, यानी मूल बिंदु ही होगा। आइए देखते हैं। इसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, तो समुच्चय को हम ए मान ले रहे हैं। ए इक्वल टू समतल में ए इक्वल टू समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय, जो समतल में जो बिंदु स्थित हैं उन्हीं को हमने सेट ए मान लिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसमें तमाम पॉइंट्स हैं। क्योंकि मूल बिंदु की बात हो रही है इसलिए हम क्वाड्रेंट खींच लेंगे। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0 0। यहाँ पर समतल में कुछ बिंदु, दो बिंदु P और Q इस प्रकार हैं, दो बिंदु P और Q इस प्रकार हैं कि P की O से दूरी और Q की O से दूरी समान है। यानी ये दूरी जो है वो P इक्वल टू है वही दिया है। बात समझ में आ रही है? तो रिलेशन हमारा क्या देखो इसका मतलब, अच्छा, और ये तो OP इक्वल टू OQ है। इसके अलावा हम और बहुत सारे बिंदु ले रहे हैं। मान लिया अभी जरूरत पड़ेगी R भी ले रहे हैं हम एक पॉइंट, एक बिंदु R ले लिया, बिंदु S ले लिया, बिंदु T ले लिया, बिंदु U ले लिया, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे बिंदु ले लिए, बिंदु B ले लिया, यहाँ पर मान लिया V है, ऐसा। इसका मतलब ये बिंदुओं का समुच्चय है। तो बिंदु क्या क्या हमने ले लिया? P ले लिया, Q ले लिया, R ले लिया, S ले लिया, T ले लिया एंड डॉट डॉट डॉट। रिलेशन हमारा क्या है? संबंध क्या है? रिलेशन आर इज इक्वल टू दिया हुआ है, संबंध आर इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। बात समझ रही? यानी दो बिंदु P और Q इस तरह से समतल में है कि O से मूल बिंदु से इनकी दूरी बराबर है, दैट इज OP इक्वल टू OQ दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो कैसे होंगे? इनकी दूरी बराबर होगी मूल बिंदु से। जैसे अगर मूल बिंदु से दूरी मान लिया, सपोज ये है 5 सेंटीमीटर,
और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा। अगर 10 सेंटीमीटर 10 10 आ जाएगा। बस में डिस्टेंस है, दूरी है। तो दिस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। संक्रामक सिद्ध करना हमको, तो स्वतुल्य पहले संबंध देखेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या फार्मूला है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, जो भी सेट दिया हुआ। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि पी क्यू क्या है, बिंदु ओ से पी जो है दूरी है, और क्यू जो है बिंदु ओ से दूरी है, और दोनों दूरी बराबर है। इसका मतलब ओपी कामा ओपी होगा, यानी 5 कामा 5 होगा। तो लिखेंगे चूंकि ओपी इज इक्वल टू ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ओक्यू इज इक्वल टू ओक्यू, implies that ओ से पी की दूरी मान लिया पी है, तो पी और ओ से पी की दूरी पी है, ये हो गया पी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू सेट ए। बात समझ आ रही है? तो क्या हो गया, implies that आर स्वतुल्य है। चलिए आज पार्ट हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब सममित चेक करेंगे, सममित संबंध। सममित के लिए क्या होता है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बात में लिखेंगे चूंकि ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, यानी ओ से पी की दूरी बराबर है ओ से क्यू की दूरी, ये दिया हमारे रिलेशन में। तो चूंकि ओपी इज इक्वल टू ओक्यू इम्प्लाइज दैट पी क्यू बिलोंग्स टू आर। तो अगर किसी रिलेशन में पी क्यू बिलोंग्स टू आर है, और यदि उसी रिलेशन में क्यू पी बिलोंग्स टू आर हो, तो हम क्या कहेंगे, सममित है। यदि अगर किसी रिलेशन में 2 3 बिलोंग्स टू आर, और उसी रिलेशन में 3 2 बिलोंग्स टू आर हो, तो क्या होता है, संबंध सममित होता है। लेकिन यहाँ तो सब बराबर है, यहाँ ओपी और ओपी दोनों बराबर हैं, यानी अगर ओपी 5 है तो ओक्यू भी 5 है। तो चूंकि 5 बिलोंग्स टू आर implies that 5 belongs to R, यही तो भाई। तो लिखेंगे क्योंकि OP is equal to OQ implies that PQ belongs to R, तथा OQ is equal to OP, ये भी बराबर दोनों है, implies that QP belongs to R। आप देखिए ये डिस्टेंस ओपी इक्वल टू ओक्यू, ए भी मान लिया अगर 5 सेंटीमीटर, तो 5 5 बिलोंग्स टू आर, ये भी अगर 5 है तो ये भी 5 हुआ, तो 5 5 बिलोंग्स टू आर। क्योंकि इसके अंदर जो है, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट हैं ऑर्डर पेयर के रूप में, कर्मित के रूप में, सबकी डिस्टेंस बराबर। अगर 5 5 है तो सब 5 5 5 5 5 5 5 5। यानी यदि फॉर एग्जाम्पल यदि ओपी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो रिलेशन हमारा क्या बनेगा, 5 5 गामा 5 5 एंड सो ऑन, ये रिलेशन बनेगा हमारा। तो इस तरह का जब रिलेशन आता है तो क्या होता है, वो स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है, संक्रामक भी होता है, आप जानते हो। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, आर जो है क्या हो गया, सममित हो गया। फिर संक्रामक के लिए, इसमें क्या होता है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, implies that
AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो यहाँ तो जो है रिलेशन में जो एलिमेंट है सब सेम है, तो सब सेम होता है तो तीनों होता है, स्वलित स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है और संक्रामक भी होता है। तो लिखेंगे क्योंकि OP इज इक्वल टू OQ implies that PQ बराबर बिलोंग्स टू R। फिर OQ इज इक्वल टू मान लिया OR, ये पॉइंट R है, ये भी मान लिया उसी डिस्टेंस पर है। implies that क्या हो जाएगा, Q कामा R बिलोंग्स टू R, है ना। इसलिए क्या होगा, अब देखिए जब OP हमारा OP है, यहाँ पर आ गया PQ फिर QR, यहाँ सेम है, ये भी सेम है, तो क्या आना चाहिए, PR बिलोंग्स टू होना चाहिए। तो लिखेंगे OR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OR हो जाएगा। implies that PR बिलोंग्स टू R। इन तीनों से क्या निकल रहा है कि रिलेशन implies that R संक्रामक है। तो लिखेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य कामा सम्मित तथा संक्रामक है, therefore R क्या होगा, तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध है। बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P अगर मूल बिंदु पर ना हो, यानी P जो है यहाँ पर ना हो, इसका मतलब P जो है एक निश्चित दूरी पर हो, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा। तो P से और Q से जो वृत्त खींचा जाएगा उसका मूल बिंदु कह रहे हैं कि मूल केंद्र जो है मूल बिंदु होगा। तो लिखेंगे चूंकि OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR। तो अब देखिए ये OP इज इक्वल टू OR है, जब वृत्त खींचेंगे तो कहाँ से होकर जाएगा, वो मूल बिंदु से होकर जाएगा। implies that P से जाने वाला वृत्त, P से जाने वाला वृत्त Q तथा Q कामा R और बिंदुओं से होकर Q से R से होकर जाएगा। ठीक है, implies that तथा इसका केंद्र मूल बिंदु, केंद्र मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु यानी 0 0 होगा। बात समझ आ रही है। इसलिए बिंदुओं का समुच्चय, इसलिए बिंदुओं का समुच्चय बराबर क्या हो जाएगा, P कामा Q कामा R डॉट 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 सच दैट OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब इन बिंदु, इसमें बिंदु कैसे कैसे आएंगे, जो उस वृत्त पर स्थित होंगे, यानी वृत्त ऐसे खींचा जाएगा, वृत्त जो है ऐसे खींचा जाएगा ऐसे। तो आप देख रहे हैं PQR इस पर स्थित है
और टी नहीं है, यस नहीं है, यू नहीं है, वी नहीं है, और कुछ बिंदु मान लिया यहाँ पर जेड है, अंदर है। इस तरह से जो है ये हो गया। कह रहे हैं उन बिंदुओं का समुच्चय ज्ञात करो जिस पर वृत्त जिनसे वृत्त होकर जाता है। तो हो गया पी क्यू आर, यानी वे सारे बिंदु जिनकी ओ से दूरी बराबर है। हमने पी कामा आर डॉट डॉट लिख दिया, सच दैट ओके इक्वल टू ओके इक्वल टू आर। अब मान लिया कोई बिंदु यहाँ और ले लीजिए, यहाँ यल ले लीजिए, क्या हो जाएगा पी कामा क्यू कामा आर कामा यल, सच दैट ओके इक्वल टू ओके इक्वल टू आर इक्वल टू ओ एल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में संबंध r बराबर T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 कामा भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 T3 में से कौन से परस्पर संबंधित है? इसमें हमको पहले सिद्ध करना है ये संबंध तुल्यता है कि नहीं, और उसके बाद फिर है T1 T2 T3 में से कौन एक दूसरे से रिलेटेड है इनका। तो आइए देखते हैं। पहले समुच्चय हमारा क्या है। समुच्चय बराबर समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। और r बराबर क्या है? r बराबर है T1 कामा T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। तो T1 T2 क्या है? ट्रायंगल है। टी फॉर ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल माने त्रिभुज। इसका मतलब जो रिलेशन का ऑर्डर पेयर बना हुआ है, इसके अंदर जो त्रिभुज लिए गए हैं वो त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो अब सेट हमारा क्या है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। समस्त त्रिभुज बहुत से होते हैं। एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, है ना। इस तरह से इसमें जो है तमाम त्रिभुज। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन के में जो ऑर्डर्ड पेयर बना हुआ है, कर्मिद्युग बना हुआ है, इसके अंदर जो त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। अब समरूप क्या होते हैं? आप हाई स्कूल में ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो। समरूप क्या होते हैं, लेकिन हम बता देते हैं आपको। सपोज त्रिभुज ABC है, इसकी साइड है मान लिया 3 है, एक 2 है, एक 4 है। इस तरीके से। और दूसरा ट्रायंगल है, ये है मान लिया DEF, इसकी साइड 6 है। इसके शेप पर मत जाइएगा, इसकी साइड 8 है, इसकी साइड 4 है। तो आप देखिए त्रिभुज ABC और DEF समरूप कहलाएंगे यदि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स में समान अनुपात हो। देखते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप होगा यदि क्या? यदि AB अपान बेस EF इक्वल टू BC अपान, इसका करस्पॉन्डिंग होगा ED DE इक्वल टू, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा AC अपान, यानी करस्पॉन्डिंग में संगत भुजाओं का अनुपात DE के। आप देखिए AB कितना है 3,
DF कितना है 6, DC कितना है 2, DF कितना है 4, D कितना है 4 और DE कितना है 8। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 4 1 4 और 4 2 तो क्या आ गया 1/8 is equal to 1/8 implies that ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल D। इसका शेप कैसे बनेगा, एक्चुअल शेप बना दे रहे हैं हम। ये भी 3 है तो ये जो है कितना ये आ गया, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, हमने क्या लिया था AB/EF, ये 3 है तो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 4 है तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा D। क्लियर। तो 3/6, 2/4, ठीक है। तो इसकी संगत भुजा ये है, इस भुजा का संगत भुजा ये है और इस भुजा का संगत भुजा। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। समरूप माने जिनका रूप एक जैसा हो। जैसे आप बचपन में 5 साल की फोटो अपनी देखिए और आज जो है आप 15-16 साल के हो गए हो, 18 साल के हो गए, आज की फोटो देखिए, लेकिन आपका चेहरा तो जो बचपन में था वही आज भी रहेगा। थोड़ा नाक लंबी हो गई है, थोड़ा आंख लंबी हो गई है, थोड़ा लिप्स लंबे हो गए हैं, थोड़ा चेहरा लंबा हो गया है। यानी एक निश्चित रेशियो में अगर आप उस नाक का आज की नाक का रेशियो निकाले, आंख का रेशियो निकाले तो क्या आएगा, सेम आएगा। इसी को सिमिलर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो हमने सिमिलर ट्रायंगल की बात हो रही है, समरूप त्रिभुज की बात हो रही है, इसलिए हमने इसको आपको फिगर के जरिए समझा दिया। अब इसमें समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और कौन कौन त्रिभुज हैं। तो इसमें जो समरूप त्रिभुज की बात हो रही है कि T1 और T2 जो ऑर्डर किया लिया गया है क्या है, समरूप है। अब आते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या है, A belongs to R for all A belongs to given set A। अब भाई ये क्या है, रिलेशन में T1 T2 समरूप त्रिभुज है। तो कोई भी त्रिभुज जो होगा वो खुद के ही समरूप होगा। तो समरूप में क्या होता है, एलिमेंट 1 1 2 2 3 3, 1 का 1। ऐसे ही अगर एक त्रिभुज है तो इसी तरह का खुद का भी समरूप होगा। तो लिखेंगे कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा। जैसे अगर ये त्रिभुज है इस साइड तो हमने ऐसे बना दिया 2 4 3, ये त्रिभुज की समरूप है, क्योंकि इसकी साइड जो सेम है। तो implies that is ट्रायंगल सिमिलर, ये सिमिलर समरूप का निशान है, समरूप का निशान है। T समरूप है, ठीक है। implies that T belongs to R for all T belongs to set A। implies that क्या होगा, R जो है स्वतुल्य है। बात समझ आ गई। अब क्या करते हैं, सममित चेक करते हैं। सममित के लिए हमने फार्मूला आपको बताया है। क्या बताया है कि AB बिलोंग्स टू R अगर है तो BA बिलोंग्स टू भी R में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर R में 1 2 है उसमें क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसे ही क्योंकि ये भी क्या है, ये भी सममित, ये भी क्या है सममित। तो मान लिया एक स्थान पर ए वाला त्रिभुज ले लिया हमने
और बी के स्थान पर ए वाला त्रिभुज ले लिया हमने, तो क्या बना, ऐसे तो बना ए 2 3 2 4 कामा 4 6 8 कामा एक ए मान लिया 8 पैर बना दिया हमने, तो ऐसे ही तो बनेगा भाई। तो ये समरूप त्रिभुज है, आई बिलोंग्स टू आर है, तो लिखेंगे क्योंकि T1 सिमिलर ट्रायंगल T1 is समरूप to T2 implies that T1 कामा T2 belongs to R के, ये सिमिलर है। तो अगर इसको ऐसे भी कर दिया जाए, इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 है तो 2 1, ऐसे भी कर सकते हैं इसको इधर से लिख दिया, ये 6 है, ये 4 है, 6 4 ये 8 है, और कामा इधर ऐसे हो गया 2 3 4, ये भी तो बिलोंग्स टू आर है और ये भी बिलोंग्स टू आर है। बात समझ में आ रही है? ये त्रिभुज पहले था, यहाँ बाद में हो गया, तो लिखेंगे चूंकि तथा T2 similar to T1 implies that T2 comma T1 belongs to R। तो इन दोनों से क्या आ गया, इन दोनों से आ गया implies that R जो है क्या है, सममित। बात में आ गई। अब क्या करेंगे, संक्रामक सिद्ध करना है, संक्रामक सिद्ध करना है। तो संक्रामक के लिए अच्छा, इस चीज को प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो, हमने यहाँ फिगर से बनाया है, ये देखिए T1 T2 बिलोंग्स टू R, T1 इज सिमिलर टू T2, यानी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। आप देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में ये आ गया, यानी पहले इस ट्रायंगल को हमने लिया है, तो देखिए इस ट्रायंगल के लिए यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसके लिए अगर करें हम तो क्या हो जाएगा, 6/3 इक्वल टू 4/4, यानी पहले इसको ले रहे हैं 6/3 इक्वल टू हो जाएगा 4/4, नहीं 4/2 हो जाएगा, 4/2 इक्वल टू 8/4, तो 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, तो क्या आ गया, 2 बराबर 2 बराबर 2 आ गया। जब इस ट्रायंगल को हमने लिया था तो इसकी संगत भुजा 3 की संगत 6 है तो 3/6, 2 के संगत 4 है तो 2/4, 4 का संगत 8 है तो इतना लिया तो 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये ट्रायंगल दोनों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। और जब ऐसे ले लिया इसको तो देखिए 6/3 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 8/4, 2 इक्वल टू 2, तो संगत भुजाओं में अनुपात बराबर यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब ए ट्रायंगल भी जो है क्या है, सिमिलर है, समरूप है। तो इस तरह से हमने फिगर के जरिए भी समझा दिया और इस यहाँ पर जो है सिर्फ T1 T2 के जरिए भी समझा दिया गया। अब संक्रामक के लिए देखेंगे, संक्रामक के लिए क्या होता है कि संक्रामक के लिए होता है संक्रामक के लिए क्या करेंगे अब, क्या फार्मूला, AB बिलोंग्स टू R कामा BC बिलोंग्स टू R implies that AC बिलोंग्स टू R होना है। यहाँ पर ट्रायंगल T1 T2 तो लिखेंगे क्योंकि T1 इज सिमिलर टू
T2 implies that T1 T2 belongs to R, और T2 similar to T3 implies that T2 T3 belongs to R, तो T3 सिमिलर होगा T1 के, implies that T3 T1 belongs to R के। इन तीनों से क्या निकल रहा है? implies that R क्या है? संक्रामक संबंध है। तो क्या करना था हमको? तुल्यता संबंध टेस्ट करना था। तब लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य गामा सममित तथा संक्रामक तीनों है, implies that R तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कर रहे हैं? भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, यहाँ पर 3 त्रिभुज दे रहे हैं। एक त्रिभुज T1 है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी साइड क्या है? 3, 4, 5। तो 3, 4 ले रहे हैं हम, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5, ये समकोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज है T2, ट्रायंगल T2 है, इसकी साइड है 5, 12, 13, 5, 12, 13, 5, 12, 13। तीसरा ट्रायंगल है T3, इसकी साइड है 6, 8, 10, 6 ले लिया इसको, 8, 10, इसी ऑर्डर में लेंगे। 3, 4, 5, 3 को लंब ले लिया हमने, सब राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज ऑर्डर में लिया, ऐसा नहीं चाहे इसको ले लेंगे। तो कह रहे हैं भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में से कौन से परस्पर संबंधित हैं? तो अगर दो ट्रायंगल इसमें, दो त्रिभुज मान लिया T1, T2 संबंधित है एक दूसरे के, यानी सिमिलर हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड में यानी संगत भुजाओं में अनुपात क्या आएगा? समान आएगा। तो हम पहले चेक करते हैं, T1, T2 को चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, T1, T2 को चेक करते हैं, फिर T2, T3 को चेक करेंगे। तो आप देखिए बेस अपान बेस T1, T2 पहले ले रहे हैं, 3 पार्ट में कर दे रहे हैं इसको, एक पार्ट ए हो गया, एक पार्ट ए हो गया, ठीक है। तो T1, T2 को चेक कर रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर पहले नोट लिख दे रहे हैं, यदि इन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं में अनुपात समान होगा तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, समरूप होंगे। अब जो है पहले हम ट्रायंगल T1 और T2, त्रिभुज T1 और T2 को चेक करते हैं। संगत भुजाओं में तो देखिए आधार है, आधार है, तो 4/12 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका लंब लिया, इसका लंब लिया, तो 3/5 हो गया, इसका कर्ण लिया, इसका कर्ण लिया, तो 5/13 हो गया। तो 4 करने में 4, 4, 3, 12, यानी 1/3 आ गया यहाँ पर, यहाँ 3/5 आ गया। क्या ये तीनों आपस में बराबर हैं? नॉट बराबर, नॉट इक्वल, ठीक है। तो implies that T1, T2
नॉट सिमिलर, सिमिलर का निशान ऐसे क्रॉस कर दिया तो T1 T2 सिमिलर, यानी T1 T2 में कोई रिलेशन नहीं है। अब T2 T3 को चेक करते हैं, T2 T3 को चेक करते हैं। तो T2 का बेस 12 है, तो 12/8 आधार बटे इसका आधार इक्वल टू, इसका लंब 5 है, इसका लंब 6 है, 5/6 हो गया हमारा। तो इसका कर्ण 13, इसका कर्ण 10 है, 13/10 हो गया। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 3 आए 12, तो आ गया 3/2 इक्वल टू 5/6। ये क्या है इक्वल टू नहीं है, तो लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू। तो इम्प्लाई दैट क्या हो गया कि T2 डज नॉट रिलेटेड टू T3, यानी त्रिभुज T2 और T3 में कोई संबंध नहीं है, यानी समरूप नहीं है। बात समझ आ रही है? अब चेक करते हैं T1 और T3 को चेक करते हैं। तो T1 का आधार 4 है, 4 बटे इसका आधार 8 है, और इसका लंब 3 है, इसका लंब 6 है, इसका कर्ण 5 है, और इसका कर्ण 10 है। तो T1 और T3 की संगत भुजाओं का अनुपात हमने लिख लिया। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी बराबर है। दैट इज 1/2 इक्वल टू 1/2। तो चूंकि त्रिभुज T1 और त्रिभुज T3 की संगत भुजाओं में समान अनुपात है, यानी बराबर का अनुपात है, तो इम्प्लाई दैट T1 इज रिलेटेड टू T3। बात समझ आ गई? T1 और T2 रिलेटेड नहीं है, T2 और T3 रिलेटेड नहीं है, जबकि T1 और T3 रिलेटेड है। यही क्वेश्चन था कि 3 समकोण त्रिभुज T1 T2 T3 दिए हुए थे, इन पर विचार करना था। अब विचार करने के बाद T1 T2 T3 में से कौन से एक दूसरे संबंधित है निकालना था। तो हमने संबंध देखा, हमने कहा कि इन दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं में अनुपात अगर बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो पहले T1 और T2 की संगत भुजाओं को निकाला हमने, तो संगत भुजाओं में अनुपात बराबर नहीं आ रहा। फिर T2 और T3 में निकाला, उसमें भी भुजाओं में संगत अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। फिर T1 और T3 में निकाला, तो उसमें संगत भुजाओं में अनुपात बराबर आ रहा है। इसका मतलब T1 और T3 जो है क्या होंगे, परस्पर संबंधित होंगे। इम्प्लाई दैट T1 तथा T3 परस्पर संबंधित है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। फिर आगे कह रहे हैं कि 3, 4, 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो पहले हमको तुल्यता संबंध प्रूव करना है और उसके बाद फिर दूसरा पार्ट देखते हैं। तो हमारा समुच्चय A क्या है? समुच्चय A बराबर है तो A बराबर सेट हमारा ये है, क्या है? समस्त बहुभुजों का समुच्चय। A बराबर क्या है? समस्त बहुभुजों का समुच्चय। बहुभुज का मतलब होता है 2 से ज्यादा जब भुजा वाली आकृति है तो उसको बहुभुज बोलते हैं। अब इसमें क्या आ गया? इसके अंदर त्रिभुज आ गया, इसके अंदर चतुर्भुज आ गया, इसके अंदर पंचभुज आ गया, इसके अंदर खष्टभुज आ गया, और 7 भुजा वाला, 8 भुजा वाला, 9 भुजा वाला। तो समस्त बहुभुजों का समुच्चय, यानी इसको लिख सकते हो आप त्रिभुज भी हो गया,
चतुर्भुज समस्त बहुभुजों का समुच्चय है, यानी इसमें 3 भुजा वाले आ गए, 4 भुजा वाले आ गए, 5 भुजा वाले आ गए, 6 भुजा वाले आ गए, 7 भुजा वाले, इस तरह से हमारा समुच्चय। संबंध हमारा जो डिफाइन है, परिभाषित है, और बराबर क्या है, P1 P2 P1 कामा P2। P1 का मतलब होता है, P1 मीन्स होता है पॉलीगॉन, POLY। आप लोग इंग्लिश से घबराते भी हो बहुत से लोग। और पॉलीगॉन माने होता है बहुभुज, बहुभुज को पॉलीगॉन कहते हैं। तो P डिनोटेड बाय पॉलीगॉन है, बहुभुज के लिए P को निरूपित किया जाएगा। तो इसे P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान, ये हमारा रिलेशन हो, बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर है। P1 P2 क्या है, ये P1 पॉलीगॉन है, बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। ऐसा बहुभुज है कि P1 में जितनी भुजा है उतनी भुजा P2 में है। कह रहे हैं P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान। इसका मतलब अगर इसमें 3 भुजा है, त्रिभुज लिया गया है, तो ये भी त्रिभुज है। अगर ये 4 भुजा लिया गया है तो ये भी 4 भुजा वाला। तो भुजाओं 3 भुजा वाला है तो ये भी 3 भुजा, तो सेम हो गया ना भाई। तो लिखेंगे, अब चेक करते हैं पहले, क्योंकि हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, तो पहले समतुल्य के लिए चेक करेंगे। तो समतुल्य के लिए क्या फार्मूला हमने बताया है, समतुल्य के लिए फार्मूला बताया है, A belongs to R for all A belongs to set A। बहुभुज P तथा P में भुजाओं की संख्या, बहुभुज P तथा बहुभुज P में भुजाओं की संख्या समान है। Implies that PP belongs to R के। भाई मान लिया यही त्रिभुज लिया गया इसके अंदर बहुभुज, तो त्रिभुज खुद का खुद के समान ही तो होगा। तो बहुभुज P यानी त्रिभुज, अगर इसके ऑर्डर पेयर जो आ रहे हैं, 3 भुजा वाला आ रहा है, इसका एक ऑर्डर पेयर यही तो होगा। ये बिलोंग कर रहा कि नहीं, इसमें बिलोंग कर रहा रिलेशन में। तो बहुभुज P तथा बहुभुज P में भुजाओं की संख्या समान है, यानी ये भी P है, ये भी P है। इम्प्लाइज दैट P बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज दैट R क्या हो गया, समतुल्य हो गया। अब क्या निकालेंगे, सममित के लिए क्या बताया गया था, AB बिलोंग्स टू R अगर है तो BA बिलोंग्स टू R होना चाहिए। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू कैपिटल A यानी सेट A। तो लिखेंगे चूंकि बहुभुज P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है, क्योंकि P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, implies that P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R। भाई P1 P2 भुजाओं से तो त्रिभुज ऐसे लिया गया, इसमें भी त्रिभुज, इसमें भी त्रिभुज। ये P1 है, ये P2 है, तो फिर क्या होगा, जब मान लिया P1 P2 क्या है, समान भुजाओं वाली आकृति है, और जितनी भुजा P1 में है उतनी भुजा P2 में भी है।
तो मान लिया P1 त्रिभुज है तो P2 भी तीन भुजा वाला हुआ। तो यही तो आकृति हुई, ये P1 है और ये क्या है, P2 है। और इसको अगर चेंज कर दो तो ऐसे हो जाएगा, P2 को इधर ले आओ, P2 को इधर ले आओ और P1 को इधर ले आओ, तब भी तो हुआ वही त्रिभुज दोनों तरफ तो है। सेम त्रिभुज यहाँ भी है ऑर्डर पेयर में और सेम त्रिभुज इधर भी है। तो लिखेंगे चूंकि P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, इंप्लाइज दैट P1 P2 बिलोंग। ऐसे ही तथा P2 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है, इंप्लाइज दैट P2 कामा P1 बिलोंग्स टू R। बात ऐसी हुई, तो समझ रहे हो आप। तो दोनों से क्या हो गया, हमारा ये फार्मूला जो है अप्लाई होने लगा। इंप्लाइज दैट क्या हो गया, R जो है सममित है। अब संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक के लिए क्या संक्रामक के लिए है, संक्रामक के लिए है कि यदि AB बिलोंग्स टू R कामा BC बिलोंग्स टू R तो क्या होना चाहिए, AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब लिखते हैं P1 तथा P2 में समान भुजाएं हैं, लिखेंगे क्योंकि P1 बहुभुज P1 तथा बहुभुज P2 में समान भुजाएं हैं, implies that P1 P2 belongs to R। यानी अगर इसमें तीन भुजा है तो इसमें भी तीन भुजा है, और हमारा रिलेशन यही है, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट है उसमें यही है। फिर P2 तथा P3 में समान भुजाएं हैं, तो इंप्लाइज दैट P2 कामा P3 बिलोंग्स टू R। बात समझ में आ रही है। तो P1 P2 आप देखिए, P1 P2 और P2 P3 ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे रिलेशन में। यहाँ भी P2 है, यहाँ भी P2 है, इसका मतलब P1 P3 भी बिलोंग करेगा, P1 P3 भी हमारे रिलेशन में बिलोंग करेंगे। इससे क्या हो गया, इंप्लाइज दैट P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R। अरे भाई ऐसे भी आप समझ लीजिए कि मान लिया P1 P2 क्या चीज है, P1 में जितनी भुजा है उतनी भुजा इसमें भी है। तो मान लिया इसमें तीन भुजा है, त्रिभुज है, तो ये भी त्रिभुज हो गया। तो ये त्रिभुज है तो P2 भी त्रिभुज हुआ, ये भी त्रिभुज हुआ। तो अब क्या हुआ, ये जो है ये दोनों बराबर हैं, तो ये वाला जो है जो आया वो भी त्रिभुज हुआ, बिलोंग्स टू R। तो क्या हो गया, इंप्लाइज दैट R क्या हो गया, संक्रामक हो गया। तो R संक्रामक हो गया, इसका मतलब सतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक है। तो चूंकि R अतुल्य कामा सममित तथा संक्रामक है, इंप्लाइज दैट R तुल्यता संबंध है। अब एक पार्ट और हो गया बाकी, कहें 3, 4, 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज 3, 4, 5 वाला एक त्रिभुज के बारे में बताना है। ये मान लिया 3 है, ये 4 है, 5 है, समकोण त्रिभुज। 3, 4, 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है, कर्मित युग्म है, ये क्या है, बहुभुज है।
इसमें अगर P1 3 भुजा वाला है तो P2 भी 3 भुजा वाला है, P1 4 भुजा वाला है तो P2 भी 4 भुजा वाला है। तो यहाँ पर तीन, जाहिर सी बात है हमारे सेट ए में त्रिभुज 3 भुजा वाले भी हैं, 4 भुजा वाले भी हैं, 5 भुजा वाले, 6 भुजा वाले, 7 भुजा वाले। तो 3 भुजा वाले वो संपूर्ण त्रिभुज भी हो सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकते हैं, तमाम तरह के त्रिभुज हो सकते हैं। यानी ऐसे भी होगा इसमें त्रिभुज, इसमें ऐसे भी त्रिभुज होगा, डॉट डॉट डॉट, तमाम त्रिभुज हो सकते हैं। तो जितने भी त्रिभुज होंगे सब इससे क्या होंगे, इससे रिलेटेड होंगे। तो वही पूछ रहे इसमें, तो क्या होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। फर्स्ट पूछ रहे 3, 4, 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले संपूर्ण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय। इसका आंसर हो जाएगा सभी अवयवों का समुच्चय बराबर सभी अवयवों का ए के, सेट ए के सभी अवयवों का समुच्चय बराबर क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुज का समुच्चय। सभी त्रिभुज का समुच्चय। बात समझ आ रही है? चूंकि त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है, त्रिभुज से संबंध निकालना, ए के अंदर बहुत सारे त्रिभुज हैं, 3 भुजा वाले हैं, वो संपूर्ण त्रिभुज हो सकते हैं, न्यून कोण से अधिक कोण त्रिभुज हो सकते हैं। सारे त्रिभुज जो होंगे उसका जो समुच्चय होगा इस त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज से संबंधित होंगे। क्लियर? इस तरह से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा।